आज हम करेंगे जियो में चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई भागों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे बेटा जल की यानी शुद्ध और स्वस्थ जल और यानी कि मीठा जल की कमी है और ये इस कमी का सामना कर रहे हैं। वे देश ऐसी जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां प्राय सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस तरह जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के फलस्वरूप हो सकता है। यदि अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी क्या है बेटा, जल का अधिक उपयोग करने के कारण भी और उसका संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण आज के विश्व में पर्याप्त तथा शुद्ध स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षय को यानी इसके जो निम्नीकरण को होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन यानी कि जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरण का मतलब होता है बेटा जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी उस कुछ समय के बाद या पुनर्चक्रित कर सकते हैं। तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अति उपयोग यानी इसका अधिक उपयोग करने से प्रदूषण जैसे कि नदियों वगैरह में गंदा जल बहा दिया जाता है। प्रदूषण के कारण क्या होता है, अनुपयुक्त यानी ये प्रयोग के लायक नहीं रहता। अशोधित अथवा आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन एवं जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। यानी इसका बेटा अशुद्ध होने के कारण क्या है, इसमें मल बहा दिया जाता है, कूड़ा कचरा, कृषि के रसायन यानी कि बेटा जो खेतों में स्प्रे वगैरह खाद जो डाली जाती है वो क्या होती है, वर्षा के द्वारा बहकर साफ जल में मिल जाते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। जल निकायों जो जल के जैसे कि नदियों में क्या बहा जाता है, जो फैक्ट्री होती है, कारखाने होते हैं, उनसे जो गंदा जल निकाला जाता है उसको नदियों में बहा दिया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुई तथा कीटनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से ज्यादातर रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले इन बहिस्त्राव को उपयुक्त तरीके से शोधित कर जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले यानी क्या है, इसके बहिस्त्रावों को उपयुक्त तरीके से शोधित करके यानी जल प्रदूषण को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जो ये जल है इसको साफ करके इसमें मिलाया जाए तो क्या है, इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को कम करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने का दूसरा उपाय है। जल का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। वाष्पीकरण और रिसाव से होने वाली जल अक्सर को रोकने के लिए क्षेत्रों की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप या टपकन विधि बहुत अधिक उपयोगी होती है। संरक्षण के इन तरीकों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जा सकता है। यानी क्या होता है बेटा, जल का मतलब कि खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो जल को सिंचाई करते हैं तो क्या करता है, कुछ जल भूमि में चला जाता है, कुछ जल वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, जल का अधिक उपयोग होता है। और दूसरी प्रकार से जो नदियां होती हैं, कच्ची नदियां होती हैं, उनमें कुछ जल उसका क्या हो जाता है, भूमिगत हो जाता है, ठीक है। कुछ जहाँ पे अधिक सूखा हो पड़ता है, अधिक गर्मी होती है, वहाँ वाष्पीकरण के द्वारा जल बेटा वाष्प के द्वारा उड़ जाता है। इस प्रकार से जो कच्ची नहर है उनको पक्का किया जाए ताकि जल भूमिगत कम हो
और जो वाष्पीकरण और रिसाव से होने वाली जल अपशिष्टि को रोकने के लिए, यानी जो सिंचाई को बेटा एक स्प्रिंकलरों को, यानी कि बेटा जो फुहारे वगैरह होते हैं उनसे सिंचाई करनी चाहिए। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप या टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। और संरक्षण के इन तरीकों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक और वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी देख रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से इकट्ठी की गई थी। यानी जो प्रदर्शनी की जो वस्तुएं थी, यानी जो प्रदर्शन के लिए जो वस्तुएं थी देश के भिन्न भिन्न भागों से, यानी अलग अलग भागों से इकट्ठी की गई थी। हस्तशिल्प का मतलब होता है बेटा जो हाथ से बनाई जाती हैं वे वस्तुएं। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह हैंडबैग सुंदर है। अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट का बना हुआ है। मतलब क्या है, जूट का बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियां, दीप, छत्तर एवं कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हुई हैं। यानी क्या है बेटा, जो यहाँ पे जो हस्तशिल्प जो प्रदर्शनी लगी हुई है, यानी जो कि एक इसमें क्या है, सारी हाथ से बनाई हुई वस्तुएं यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई हैं, इकट्ठी की गई हैं। और इसमें क्या है, यानी एक जगह यहाँ पे इकट्ठी की हुई हैं। इसने कहा, जो मोना ने कहा, एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, ये हैंड बैग कितना सुंदर है। और अध्यापिका ने क्या कहा कि ये जूट का बना हुआ है। जूट क्या होता है बेटा, खेतों में उगाया जाता है और उससे क्या, और उससे बेटा ये वो जूट का मतलब कि उससे बेटा ये जो जूट प्राप्त किया जाता है, यानी उसके ऊपर जो छिलका होता है उस छिलके को उतार कर उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या आप उन टोकरियां और दीप, छत्र, कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हुई, यानी जो टोकरियां हैं वो कुर्सियां हैं किसकी बनी हुई हैं? बांस की। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस बहुतायत पैदा किया जाता है। जस्सी में सिल्क स्कोर्प देखने के लिए उत्साहित थी। यानी किसका? सिल्क का स्कोर्प देखने के लिए क्या थी? उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कोर्प देखो। अध्यापिका ने बताया कि रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। यानी क्या है, जो स्कोर्प था, सिल्क का स्कोर्प था, वो किससे बना हुआ था? रेशम से। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। यानी क्या है बेटा, सिल्क का मतलब किससे प्राप्त होता है? कीट, यानी रेशम के कीड़े होते हैं, कीड़ों से रेशम प्राप्त किया जाता है। और इन रेशम के कीड़ों की खेती भी की जाती है, जो कि किस पे पाले जाते हैं? जो शहतूत के पेड़ होते हैं उन पे ये कीड़े पाले जाते हैं। बच्चे जान गए कि पौधे हमें उनके विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के मध्य जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही केवल मिलते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित एवं निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं। वनस्पति एवं वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन, यानी वनस्पति और जो वन्य जीवन क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में क्या करते हैं? मदद करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे तथा कागज प्रदान करते हैं। मतलब पेड़ क्या है बेटा? हमें लेटेक्स है, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे तथा कागज प्रदान करते हैं। पौधों के लिए बहुत उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। यानी वन्य जीवन के अंतर्गत क्या आते हैं? जंतु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीट हैं, जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें मांस, दूध, खाल और ऊन मिलता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में सहायता करती है।
यानी क्या है बेटा, मधुमक्खी क्या करती है, हमें शहद देती है और फूलों के प्रांगण में सहायता करती है। प्रांगण की मतलब कि बेटा जो प्रांगण होता है, यानी कि जो बेटा फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो नर पौधे से वो जो मक्खियां होती हैं उनके जो प्रांगण को मादा पौधे तक पहुंचाती हैं और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है तथा अपघटकों के रूप में कार्य करती है। चिड़िया क्या है, कीट खाती है, यानी किस पे निर्भर है, वो कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। यानी अपघटक का मतलब कि बेटा, यानी वो क्या करती है, जो कीड़े वगैरह खाकर क्या करती है, उनको खत्म करती है और अपघटक के रूप में क्या करती है, वो कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। यानी गिद्ध क्या है, जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है और वो साफ सफाई मतलब क्या करता है, उसे साफ सफाई का भी पक्षी माना जाता है और खाने के कारण एक अपमार्जक, यानी गिद्ध को क्या कहा गया है, एक अपमार्जक कहा जाता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या है, अनिवार्य है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम कल करेंगे।